4 ले आओगा। डोज होगी उसकी 35 ml, मान लो एक टंकी में 35 ml घेरना है, किसान उसको 50 ml डाल देगा, बोले घेर दे 50 ml, हाँ तुम मोट ठंड मिला सारा सौतन साफ कर देगी। उसमें होते हैं हैवी मेटल्स, फिर उसका जो रेजिड्यू है वो भी अनाज के थ्रू हमारे शरीर में आएगा। अब ज़्यादा यूरिया से पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड ज़्यादा हो गए, वो ज़्यादा हो गए तो उसका असर भी हमारे शरीर पर आएगा, किसान का खर्चा बढ़ गया। ये सारी एक चेन की तरह है जी, अगर आप एक में छेड़ोगे ना सारी चेन हिलेगी। तो इसका सबका नुकसान क्या हुआ, ये आप पूछ रहे हैं कहाँ से आ गया, ये ऐसे आ गई। जो पेस्टिसाइड डाले उसका असर आया अनाज में, एक महिला ने अनाज खाया उसका असर दूध में आया, बच्चे के दूध में आया। अब ये जो पहला केस है, इस माँ की उम्र है 42 साल और बच्चे की उम्र है 2.5 साल, उसका 30 ml दूध लिया गया और उसमें 0.7% फॉर्मेलिन मिला, 0.1% यूरिया मिला, 0.07% डिटर्जेंट मिला। और जो ये दूसरा केस है, तीसरा, ये दूसरा लगा लो, माँ की उम्र 27 साल, मैं अपना पहला बच्चा पैदा करा 27 साल की उम्र में, बच्चे की उम्र 15 दिन, दूध की मात्रा 30 ml, जो उसमें अमोनियम मिली, नाइट्रोजन जो है 2 फॉर्म में लेता है पौधा, नाइट्रेट और अमोनियम, जो उसके दूध में अमोनियम मिली वो 0.6% है। मेलामाइन जो है 0.37% है, सल्फेट जो है 0.06% है। इस तरह से बहुत सारी स्टडीज है जो ये प्रूव कर चुकी हैं कि इसका असर हमारे शरीर पे। मेलामाइन तो सर पहले वो मच्छर मारने की दवाई मारा जाता है वो मेलामाइन, और इसको दूध में मिलाए हैं। तो ये देखिए आप, तो ये पिक्चर देख के आपको क्या लगता है स्थिति कैसी है? स्थिति तो बहुत भयानक आ गई थी। और अभी अपने हरियाणा में ही ले लो, सरकार ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा को खाद से जोड़ दिया है। ठीक तरह काम तो जिस पर मान लो 10 किले हैं और रिकमेंडेड डोज अपने जीरी में लगभग 3 कट्टे की है, तो उसमें 30 कट्टे की जरूरत है, एक 130 कट्टे की जरूरत है, ठीक है। और वो खाद से निकल जाएगा 400-700 कट्टे, तो क्यों नहीं सरकार पहले स्टॉक मार ले। हाँ, तो क्यों नहीं सरकार? तो सरकार भी इसको कंट्रोल करना चाहिए, लेकिन किसान क्या है, इसका मुद्दा हो जाता है दिमाग में कि जब मिला जमीन हम कहाँ से लें, कहाँ गुजारी होगी, या सरकार की तरफ से मजबूरी बढ़ जाती है जब ज़्यादा चीनी का सीजन शुरू हुआ है और यूरिया की जो सेल है वो पिछले सीजन को क्रॉस कर चुकी है। हाँ, क्यों क्रॉस कर चुकी है कि अब जैसे आलू लगेगा, जीनी कटते ही सितंबर अक्टूबर में आलू लगना शुरू हो जाएगा। आलू में लोग 10-12 बैग नीचे जमीन में डाल देते हैं, 4 कट्टे तो डल जाते हैं DAP के, 4 से 5 कट्टे, हाँ 2 से 3 कट्टे SSP के डाल देते हैं, 2 कट्टे पोटाश के डाल देते हैं, 2 कट्टे यूरिया डाल देते हैं, नीचे कितने हो गए? हो गए 10-12। और यह बात हमने नहीं गई, जो किसान रहा है ना ट्रेनिंग लेने वास्ते वो करते हैं, तो टोटल करके 18 से 20 बैग 1 एकड़ में डल रहे आलू और 1 एकड़ में। आलू तो खाने का नहीं रहा पटाखे मार जाता है आलू कभी तो। आलू जैसे घर का था जी, बिल्कुल सफेद और टाइट भी टेस्ट बहुत गजब का टेस्ट।
अगर कब वो है नहीं हमको थोड़ा 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 हमसे ये देखो ना स्थिति कितनी भयानक होती जा रही है। और एक रिपोर्ट आई है जब ये हरित क्रांति आई थी ना, अगर उस टाइम 100% न्यूट्रिशन हमारे राज्यों में, आज के टाइम में 46% घट गया है। तो आने वाले 10 साल में तो अनाज, 15 साल में तो अनाज खाने लायक रहेगा ही नहीं। यही रफ्तार है, यही रफ्तार है। अब आप देखो तो ये मैं अपने सब्जी को खेत में बिना यूरिया डीएपी खेती कोई पेस्टिसाइड जब में हो जाओ चाहे सारी फसल का नाश हो जाओ अपनी मारा कुछ हो। तो इसीलिए हम कहते हैं कि आप थोड़े एरिया से शुरू करो एक बार, चाहे अपने किले से कर लो, कर लो, उसके बाद इसको बढ़ाओ धीरे धीरे, बढ़ाएंगे उसके बाद फिर क्या करो, जो आप बढ़ाओगे और मैंने बताया बायोडाइवर्सिटी की जरूरत नहीं है, ताकि थोड़ा थोड़ा प्रोडक्शन कई सारी चीज़ों का आए आपकी खेत से भी। फिर आप सैंपल के तौर पे अपने जो सर्कल के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको 2 सैंपल के तौर पर 5-5 किलो 4-4 किलो गेहूँ, 4-4 किलो चावल, ताकि उनको टेस्ट का पता चले। बात कर रहा हूँ फिर क्या होगा, इससे आपकी मार्केट बढ़नी शुरू होगी, डिमांड बढ़नी शुरू होगी। जब आप 1-2 साल ऐसा करोगे, फिर आप इसको जैसे चेक पूरी जिंदगी में करना, एक बार आपकी मार्केट डेवलप होगी तो फिर लोग अपने आप डिमांड आने लगेंगे। तो इस तरह से आप इसकी शुरुआत करके इसमें सक्सेस पा सकते हो। और इसमें भी मल्टी लेयर का कंसेप्ट जरूर रखना चाहिए। वो आपको 2 जगह करेंगे।